आगे से भी आज आपको करा रहा हूँ व्याख्या। व्याख्या गद्य हो या पद्य। साहित्य को दो भागों में बांटते हैं, गद्य और पद्य। पद्य में कविताएं, गीत, गजल ये आ जाते हैं, और गद्य में निबंध, कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, उपन्यास, ये सारी चीज़ें गद्य में आ जाती है। ठीक है, तो व्याख्या इन दोनों में आती है, गद्य में भी आती है और पद्य में भी आती है। तो उनकी व्याख्या कैसे करते हैं, ठीक है, ये आज आपको सीखना है। अब देखो, अगर हमने व्याख्या की है तो वह व्याख्या कितनी सही है, कितनी सटीक है, वह व्याख्या 5 में से 5 नंबर लाने वाली है या 5 में से 4 या 3 नंबर लाने वाली है, ये कैसे चेक करें। आप व्याख्या करो किसी पद की, व्याख्या करके आप अपने गुरुजन को, हिंदी वाले अध्यापक को दे दें, वो चेक करके बता देंगे कि हाँ आपकी व्याख्या में कोई कमी नहीं है। ठीक है, और अगर अध्यापक नहीं हो तो कैसे चेक करें कि मेरी व्याख्या एकदम सटीक है, 5 में से 5 नंबर लाने की औकात है मेरी व्याख्या में, ये कैसे पता करें। एक तरीका बताता हूँ। वो तरीका ये है कि आप व्याख्या करें उस पद की, व्याख्या करके और वो पेज आप किसी अनजान को दे दो, किसी भी अनजान व्यक्ति को। ठीक है, अनजान आदमी को देकर उसको कहो कि भाई साहब, अंकल जी, इसको आप पढ़ें। आप उससे पूछें कि आपके सब बात समझ में आ गई, व्याख्या समझ में आ गई, तो वो कहे यस, तो आपकी व्याख्या 5 में से 5 नंबर लाने वाली है। और अगर उसने ये कह दिया, कुछ प्रश्न पूछ लिया कि ये किसने कहा था, मतलब ये बात कहने की क्यों आवश्यकता पड़ गई, ये कहाँ से लिया है, कोई भी 1-2 प्रश्न वो आपके सामने रखता है, इसका मतलब आपकी व्याख्या में कमी है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि उसका पाठ नहीं पढ़ा हुआ, उसका वो पद ही नहीं पढ़ा हुआ, वो तो पूछेगा, तो वो पूछेगा, इसका मतलब आपको बताने का तरीका नहीं आया। आप उस चीज को, जो व्याख्या है, उसको आप स्पष्ट नहीं कर पाए, उसमें कमियां हैं, तभी वो प्रश्न पूछ रहा है। इसको एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। आपके मन में बात आई कि अनजान आदमी को देंगे तो उसको क्या पता, वो तो प्रश्न पूछेगा। तो चलो, वो अनजान आदमी आप हो और आप मैं हूं, मतलब मैं व्याख्या कर रहा हूं किसी पद की। ठीक है, और वो व्याख्या करके मैं आपको दे दूंगा, और जिस भी किताब से वो पद लिया है, जो भी पद में व्याख्या करने वाला हूं, वो आपका नहीं पढ़ा हुआ, वो किताब ही नहीं पढ़ी, आप अनजान है। अब मैं व्याख्या करके आपको दूंगा और आप उस व्याख्या को पढ़ना और फिर मेरे से प्रश्न करके दिखाना। अगर आपने एक भी प्रश्न उठा दिया, क्यों, क्या, कैसे, किसको, कोई भी प्रश्न उठा दिया, तो मेरी व्याख्या में कमी है। वो 5 में से 5 नहीं, 5 में से 4, 3.5, 3 नंबर लाने की औकात रखती है। और आप सारी बात समझ गए, कोई प्रश्न नहीं किया आपने, तो मेरी व्याख्या 5 में से 5 नंबर ला सकती है। करें, ठीक है, यही तो शिकायत दूर करनी है कि अनजान आदमी तो पूछेगा। अब मैं व्याख्या करके आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मैं व्याख्या लिखूंगा, टाइम लगेगा, फिर वो पेज आपको बांटूंगा एक एक को, तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो अपने लाइव करते हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ, आप सोचना कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और आप साथ साथ में पढ़ते रहना। तो जल्दी ये लिख कर देना जरूरी थोड़ी है, समझ सकते हो, लाइव समझ सकते हो। तो चलते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ है पंक्तियां हैं, मैं आपको एक बार उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना। वो पंक्तियां मेरी हूबहू भले ही याद ना हो, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा व्याख्या कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ पंक्तियां, कुछ पैराग्राफ, एक अनुच्छेद, है ना, ये आता है 5, 10, 15, 20 पंक्तियां आती है व्याख्या के लिए पेपर में, है ना। तो वो 5, 7, 10, 15, 12 पंक्तियां जो भी है वो इस प्रकार है। कह देना अपने उस राजा से, वह अहंकारी है, दम्भी है, मैं किसी भी लोभ लालच के रहते उसके पास नहीं जा सकता, मुझे कोई भय डरा नहीं सकता, और मुझे किसी से भय नहीं है, तो किसी को मुझसे भी भय करने की आवश्यकता नहीं है। इस पृथ्वी पर एक ईश्वर की सत्ता के रहते मैं किसी और व्यक्ति की सत्ता स्वीकार नहीं करता। वह दम्भी है जो झेलम नदी नहीं पार कर पाया, वह पूरे विश्व का विजेता बनकर लोगों को छल रहा है। इस तरह की 8, 10, 15 जो भी लाइनें हैं, एक मैं तो ये हिंट दे रहा हूँ एक, ठीक है, इस तरह का कुछ पद है और मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। अब सुनिए, पहले मैं आपको व्याख्या का मॉड्यूल बता देता हूँ, प्रारूप, व्याख्या कैसे करते हैं। ठीक है,
फिर मैं व्याख्या करके आपको बताऊंगा। दोनों काम करने हैं, व्याख्या भी कैसे ठीक है कि नहीं वो समझाना है, पर मैं आपको पेपर में कैसे मॉडल है तो वो आपको थोड़ा बता देता हूँ, तो उसको थोड़ा देखें। अब आप देखिए, व्याख्या जब करते हैं तो व्याख्या वाला प्रश्न पेपर में चौथा है, पांचवा है, छठा है, जो भी आपका व्याख्या वाला प्रश्न है, मान लो तीसरा प्रश्न है तो यहाँ लिखिए प्रश्न नंबर 3, ठीक है। ये क्रमांक इधर ही डालते हैं, इस लाइन के आगे नहीं डालते, ठीक है। आगे लिखना शुरू करते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब आप व्याख्या करने वाले हो तो यहाँ लिखो व्याख्या, ताकि उसको पता लगे कि बच्चे ने यहाँ व्याख्या करनी शुरू की है, ठीक है। पेपर में कभी भी प्रश्न नहीं उतारा करते, ठीक है। हाँ, हिंट जरूर देते हैं कि आप अब कौन सा प्रश्न शुरू करने वाले हैं। आप हिंट प्रश्न का क्रमांक देकर भी कर सकते हैं, प्रश्न का क्रमांक लिख दे, लेकिन थोड़ी सी जांचकर्ता को सुविधा रहेगी एकदम से, क्योंकि 17 प्रश्न तो 17-18 प्रश्न होते हैं और कुल मिलाकर एबीसीडी भी देखते हैं तो 30 प्रश्न लगभग बैठ जाते हैं, तो एकदम से चेक करने वाले की दुविधा नहीं हो तो थोड़ा आप हिंट दे सकते हैं। जैसे आपने लिख दिया व्याख्या, तो वो समझ गया कि व्याख्या वाला प्रश्न बच्चा अटेंड करे। आपने व्याख्या शब्द लिख दिया। अब व्याख्या 2 पद आते हैं अथवा में आते हैं, तो आप दोनों में से कौन सा करने वाले हैं, तो यहाँ उसको लिखो ऐसे करके, पहला 1-2 शब्द, और फिर 3 डैश टच करो, ठीक है। फिर यहाँ अंतिम 1-2 शब्द, कह देना डैश टच नहीं जाऊंगा। ये बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ लिख देना कह देना ना, फिर यूं करते रहते हैं, यूं चलते रहते हैं, और पेपर के लास्ट में, पेज के लास्ट में, पंक्ति के लास्ट में, और वो नहीं जाऊंगा लिखते हैं। तो ये गाड़ी से नहीं चलानी, समझ आई बात है। 3 डैश टच करो, एक कॉपी का लुक होता है ना। होशियार बच्चे इस तरह की नौटंकियां नहीं करते, जो मेरिट वाले बच्चे होते हैं ना, वो एक सुंदर लुक दिखना चाहिए व्याख्या का। यहाँ उसको हिंट मिल गया कि बच्चा इस पद की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। अब आपको व्याख्या 4 भागों में बांट के करनी है। कितने भागों में? 4। सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ, तो इसको थोड़ा सा बड़ा लिखो, थोड़ा सा सुंदर लिखो। अब इस लाइन को यहाँ से शुरू मत करना, नीचे से यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। ये लाइन खाली छोड़नी, एक लाइन खाली नहीं, हमने खाली लाइन नहीं छोड़ी, इसका यूज कर लिया हमने, ठीक है ना। लेकिन आगे से शुरू नहीं करना, यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ चंद्रगुप्त, इसको गहरे उद्धरण में लेना है, थोड़ा सा अंडरलाइन करना है। चंद्रगुप्त नाटक से उद्धृत है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना है, ठीक है, अंडरलाइन करना है, और इकहरे उद्धरण में लेना है, जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ बड़ा सा सुंदर दिखना चाहिए, पाठ का नाम या उस किताब का नाम दिखना चाहिए, और प्रथम दृष्टया पहली नज़र में ये दिख जाना चाहिए सुंदर सा, ठीक है। उसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है, वो है प्रसंग। सुन, यही बात है। प्रसंग में भी आपको यहाँ से शुरू नहीं करना, यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रसंग में क्या लिखते हैं। पहले संदर्भ में आप समझ गए, संदर्भ में जिस पद की आप व्याख्या करने वाले हैं वह किस किताब से है, किस पाठ से है, उसका लेखक या लेखिका या कवि कौन है, ये 2 चीज़ें आपको दिखानी है, ठीक है। अब प्रसंग में क्या लिखना है, प्रसंग में आपको प्रसंग छोटा सा बनाना है। प्रसंग में आपको ये बताना है आपको कि वह जो पद जिसकी आप व्याख्या करने वाले हैं वो पाठ में कब आया था, क्या ऐसा वर्णन चल रहा था कि ये बात उसको ये कहनी पड़ी, तो वो थोड़ा आपको डिटेल देकर बताना है, तो वो आपके प्रसंग में आ जाएगा, ठीक है।
तो उसके बाद ये भी जहाँ से भी आप ये प्रसंग शुरू करेंगे ना, तो उसके बाद में कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिखते जा रहे हैं, फिर यहाँ से आ रहे हैं ना, फिर यहीं से यूं, तो ये खाली जगह छोड़ दे। कॉपी का लुक नहीं बिगाड़ना, यहाँ से एक बार शुरू करना है, फिर यहीं से करना है। समझ में आई क्या बात है? तो ये आपके यहाँ जहाँ कहीं भी आकर के मान लो प्रसंग आपने यहाँ खत्म कर दिया पूर्ण विराम, अब आपको लिखना है व्याख्या। समझ में आई बात है? अब ये हेडिंग डालना है व्याख्या, अब यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। अब आप उसको व्याख्या कर दो, यहाँ से चल रही है व्याख्या, जहां भी व्याख्या खत्म होने के बाद में आपको लिखना है विशेष। क्या लिखना है? विशेष। अब विशेष भी क्या है, कम से कम 5-6 लाइनों में लिखना है, ठीक है। हेडिंग तो इतना बड़ा डाल रखा है विशेष, और नीचे लिखेगा भाषा सरल सुबोध है, शैली भावपूर्ण है। ये तो वही बात होगी कि नाना जी आए इतना बड़ा बैग लेकर के, चैन खोल के देखा तो अंदर 2 केले पड़े थे। तो विशेष थोड़ा 5-7 लाइन तो लिखो ना। तो वो 5-7 लाइन कैसे लिखते हैं वो बता रहा हूँ। 1 या 2 लाइन, कभी कभी 3, 1 या 2 पंक्तियां तो मूल बात से संबंधित बन जाती है, और फिर 3-4 लाइनें आपके भाषा से संबंधित निकल जाती है, तो कुल 5-6 लाइनें हो जाती है। तो विशेष लिखा हुआ सा सुंदर लगता है, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं भाषा मुहावरेदार है, भले ही पूरे पाठ में मुहावरा कहीं आया नहीं हो, है ना, शैली वर्णनात्मक है, हुई नहीं भले। तो विशेष यूं ही नहीं लिखना होता, विशेष वही होता है जो विशेष होता है उस पद में, उस पाठ में। समझाई बात? तो विशेष लिखना भी बताऊंगा, पहले मैंने आपको मॉड्यूल बताया है, ठीक है। तो आपका एक तो संदर्भ बड़ा सा दिखना चाहिए, ये बड़ा दिखना चाहिए, ये बड़ा दिखना चाहिए, प्रसंग बड़ा दिखना चाहिए, व्याख्या बड़ा दिखना चाहिए, और सुंदर व्यवस्थित तरीके से इसका लुक आना चाहिए। समझाई बात है? ताकि वो पेज ऐसे करे ना तो दूर से ही दिख जाए कि हाँ इस पेज पर बच्चे ने व्याख्या की है। व्याख्या का अपना एक प्रारूप होता है, तो वो प्रारूप दिखना चाहिए। कई बच्चे रूटीन में लिखते रहते हैं, ये तो लुक सुंदर नहीं लग रहा क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, तो ये थोड़ा काटा छाटी सी लग रही है, लेकिन व्याख्या का प्रारूप बहुत ही सुंदर होता है, ठीक है ना। और कई बच्चे इनको छोटा बड़ा नहीं दिखा पाते और वो एक रूटीन में लिखते हैं, तो पता ही नहीं चलता, यूँ लगता है जैसे लेख लिखा हुआ है, जबकि होता वो व्याख्या। उस पेज पर ध्यान से देख रहे हैं ना, तो वो व्याख्या होती है। तो एक व्याख्या का प्रारूप होता है, उसको दिखाना है। ये आपका मॉड्यूल बताया था। अब व्याख्या शुरू करते हैं। वो मैंने पंक्तियां बोली वो याद है? तो आप सबसे पहले लिखें संदर्भ। उसी बात को याद रखो कि आप अनजान हैं और मैंने व्याख्या की है, और आप अगर प्रश्न खड़ा कर देंगे मेरी व्याख्या में तो मेरी व्याख्या में कमी है। आप प्रश्न खड़ा करके देखना, पहले व्याख्या को देखो। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक चंद्रगुप्त नाटक से उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। बस संदर्भ हो गया। अब आओ प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां गुरु दंडयन ने सिकंदर के दूत के सामने कही थी जब दूत उसे बुलाने आया था। सिकंदर स्वयं को विश्व का विजेता समझता था और वह विश्व विजेता बनने का आशीर्वाद लेना चाहता था गुरु दंडयन से, इसलिए गुरु दंडयन को बुलाना चाहते थे। उस समय गुरु दंडयन उसकी उद्दंडता समझ गए, उसके अहंकार को समझ गए और दूत को ये उपयुक्त सारी बातें कहते हुए जाने से इनकार कर दिया था। उसी प्रसंग में से ये पंक्तियां गुरु दंडयन द्वारा दूत के सामने कही गई थी। अब आ जाओ व्याख्या, ठीक है। तो प्रसंग जो है वो संदर्भ से थोड़ा बड़ा होता है, उसमें एक कहानी का प्रारूप बना देते हैं छोटा सा, ताकि अगले के समझ में आ जाए बात किसने किसको कही है, क्यों कहने की आवश्यकता पड़ी। समझाई बात है? अब व्याख्या देखो। सिकंदर महान स्वयं को विश्व का विजेता घोषित करता है और विश्व विजेता बनने का एक महत्वाकांक्षी सपना मन में पाले हुए है, और उसी संदर्भ में वह गुरु दंडयन को आशीर्वाद लेने के लिए
बुलाते हैं और अपने दूत को भेजते हैं। यहाँ मैं एक बार व्याख्या के क्रम को तोड़ रहा हूँ। पहले मैं आपको पूछ रहा हूँ, अपने को गुरु से आशीर्वाद लेना है तो अपने यूँ कहेंगे गुरु के पास जाकर, गुरु जी प्रणाम, आज मेरा एग्जाम है, आशीर्वाद दे, यूँ कहेंगे या यूँ कहेंगे गुरु जी इधर आओ आशीर्वाद दो, बोलो बोलो, पास जाएंगे या गुरु जी को बुला लेंगे? तो यहाँ उसका अहंकार झलक रहा है कि नहीं झलक रहा? तो गुरु दांडिया ने जाने से इनकार कर दिया, और वो वैसे भी जानता था कि सिकंदर दम्भी है, जनता को छलता है। ये बात अलग हट गई। अब व्याख्या से वापस जुड़ जाता हूँ मैं। जब दम्भी अहंकारी सिकंदर ने गुरु दांडियन को बुलाने के लिए दूत भेजा, तो गुरु दांडियन ने दूत के सामने कहा कि वह जनता को छलने का काम करता है, स्वयं अहंकारी होकर पूरी धरती का मालिक होना चाहता है। इस पृथ्वी पर उस एक ईश्वर की सत्ता के रहते मैं किसी दूसरे मामूली आदमी की सत्ता स्वीकार नहीं करता। जो झेलम नदी नहीं पार कर पाया वह पूरे विश्व का विजेता बनकर लोगों को छल रहा है। मेरा भरण पोषण, मेरा पालन पोषण ईश्वर करता है या प्रकृति करती है, इसलिए मुझे किसी भय से डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई लालच ललचा नहीं सकता। मैं किसी भी कारण से उस दम्भी अहंकारी के पास नहीं जा सकता। कह देना अपने उस राजा से। इतना कहते हुए गुरु दांडिया ने उस दूत के साथ जाने से इनकार कर दिया था। ये व्याख्या हो गई। अब अपने चलेंगे विशेष पर। विशेष लिखना बताऊंगा, पर विशेष की बात अलग है, मैं व्याख्या की बात कर रहा था। आप यहाँ कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, कैसे कोई भी प्रश्न पूछें कि ये किस किताब से है, किसने कहा था, किसको कहा था, क्यों कहा था, कुछ भी प्रश्न पूछें। यह सारी बातें मैंने बता दी, स्पष्ट है? किसने कहा था, क्यों कहा था, या कुछ पूछना चाहते हो? किस किताब से? बता दिया चंद्रगुप्त से, नाटक है चंद्रगुप्त, बता दिया था ना। नाटक है ये चंद्रगुप्त। आपके बात समझ में आई क्या? कहानी मैंने जो बताई वो मैंने जो कहानी बताई वो सारी स्पष्ट हो गई। मतलब मैं उस बात को समझाने में समर्थ हो गया। कोई प्रश्न नहीं है, कोई शिकायत नहीं आपके मन में, किसने कहा था, क्यों कहा था, कब कहा था। तो इसका मतलब है कि मेरी व्याख्या में 5 में से 5 नंबर लाने की औकात है। बस ऐसे ही आपको जो पद आया है वो आपको, आपका पाठ पढ़ा हुआ होता है तो वो अनजान आदमी उसको समझ जाए, इस प्रकार से उसको समझाना है आपको। व्याख्या भी होती है। अगला कोई प्रश्न नहीं करे बीच में, अगला प्रश्न कर रहा है इसका मतलब हमारे समझाने में बताने में कमी है। सामने वाला प्रश्न कर रहा है इसका मतलब हमारी व्याख्या में कमी है, हमें समझाना नहीं आ रहा, वो समझाने की हमें कला नहीं है। यहाँ आपके सारी कहानी समझ में आ गई? तो ये व्याख्या संतुलित है। अब रही बात विशेष की, तो विशेष देख लीजिए आप। 1 या 2 पंक्तियां तो मूल बात से संबंधित है, तो आप निकालो इसी पद में मूल बात क्या समझ में आई। नंबर 1, गुरु दांडेयन की निर्भीकता का पता चलता है। दूसरा और निकालो मूल बात से। नंबर 2, गुरु दांडेयन की स्पष्टवादिता का परिचय मिलता है। तीसरी लाइन और बना दो, सिकंदर के अहंकारवादी होने का परिचय मिलता है। 3 लाइनें बन गई विशेष की। अब 2-3 लाइनें भाषा की बना देंगे। भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा सरल और सुबोध है। आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ तो पढ़ा हुआ होता है, तो आपको पता होता है, तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ में लेखक की भाषा मुहावरेदार है, ठीक है ना। और अगर कोई मुहावरा आया है तो सीधा लिखो मत भाषा मुहावरेदार है, उसको ब्रैकेट में डाल दो जो पंक्ति है जिसमें आपको मुहावरा, तो उससे थोड़ी बात में वजन आ जाता है, ठीक है। सब शक्ति कौन सी आई है वो लिख सकते हैं, है ना। सब शक्तियाँ भी 3 प्रकार की होती है। और पद्य की बात आती है, पद्य की व्याख्या करें तो 2-4 लाइनें और ज़्यादा बन जाती है। कैसे? आप उसमें अलंकार लिख सकते हैं, छंद कोई आया है तो छंद के बारे में बता सकते हैं, समझे आप। तो इस प्रकार से भाषा से संबंधित भी 3-4 लाइनें बन जाती है। इस प्रकार आप विशेष लिखते हैं। आपको जो भी पद है उसकी छोटी सी कहानी बनानी है ताकि अगला समझ जाए। तो व्याख्या करने वाले हो, उस व्याख्या जो आप करने वाले उसका और संदर्भ जो है उसके बीच की कड़ी है प्रसंग। यानी इसको, इस व्याख्या से
ऐसे भाव के साथ जोड़ना है कि एक छोटी सी कहानी बन जाए उसी पद की। आपने चंद्रगुप्त नाटक पढ़ा है? नहीं पढ़ा? तो मैंने इस प्रसंग को क्या किया, उस नाटक लेखक के नाम को और फिर जो व्याख्या मैं मुझे करनी है उसके लिए एक छोटा सा कहानी का प्रारूप बना दिया, छोटी सी कहानी बना दी, ताकि आपके सारी कहानी समझ में आ गई कि ये था, उसने बुलाना चाहा था, ये वो जाने से इनकार कर दिया, ये सारी बात आपके स्पष्ट हो गई। तो वो स्पष्ट करने के लिए मुझे ये कड़ी है, एक कड़ी, तो यहाँ अपने उसका कहानी का प्रारूप तैयार कर लेते हैं कि ये बात है, ये बुलाने भेजा था, ये था, ये था, तो ये थोड़ा सा बता देते हैं 2-4 लाइनों में, फिर व्याख्या डिटेल में करते हैं। समझ आई बात है? तो ये कहानी का क्रम बना देता है, प्रसंग क्या कहता है, कहानी का क्रम तय कर देता है, तो एक क्रमबद्ध कहानी बन जाती है छोटी सी। आपने चंद्रगुप्त नाटक तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो मैंने व्याख्या बताई थी उसकी एक छोटी सी कहानी तो आपके समझ आ गई ना? आ गई ना? भले आपने ना नहीं पढ़ा हो, तो ये कहानी बनाने का काम करता है। समझ आई बात है? अब मुझे आप बताओ, आप कह रहे थे कि अनजान आदमी तो कुछ ना कुछ पूछेगा, आप भी तो अनजान है, चंद्रगुप्त नाटक नहीं पढ़ा हुआ आपका, लेकिन मैं आपको सारी वस्तु स्थिति समझाने में कामयाब हो गया ना? तो मेरी व्याख्या संतुलित है। अब तो वो शिकायत नहीं है कि अनजान आदमी तो पूछेगा, कैसे पूछेगा, पूछ रहा है तो मतलब आपको समझाना नहीं आया। ठीक है, अब मैं व्याख्या आपकी पुस्तक के किसी गद्यांश से लेकर समझाता हूँ। तो आप पेज नंबर 38 पर निकालो और उसमें देखो ऊपर का जो पैराग्राफ है वो अगर व्याख्या में आ जाए पेपर में तो कैसे करेंगे। पहले मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वह धर्म भीरुता है, पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं मानते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं, जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उनके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। इस तरह के कोई 8-10 पंक्तियाँ आ जाती है व्याख्या में। अब आपको व्याख्या करनी है, तो सबसे पहले आप ऊपर लिखो संदर्भ। तो संदर्भ में आप लिखो, पहले तो पहचानो कि ये पंक्तियाँ किस पाठ से है, और आपको पता लगा भय पाठ से, भय पाठ से। अब आप उसको संदर्भ में बदलो, संदर्भ बनाओ उसका। तो आप लिखो प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्य भाग या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ भय नामक पाठ से उद्धृत है। तो भय को थोड़ा बड़ा लिखो, अंडरलाइन करो। इसके लेखक जाने माने आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। ठीक है, ये तो बात आ गई आपकी संदर्भ की। अब प्रसंग बनाते हैं। तो प्रसंग में मैंने आपको कल ही कहा था, पाठ को एक बार ढंग से पढ़ लो, पाठ परिचय को बार बार पढ़ते रहो 5-7 दिनों में, 10 दिनों में। तो पाठ परिचय की पंक्तियाँ आपके प्रसंग बनाने में काम आती है, किसी प्रश्न का उत्तर लिखने में काम आती है। आप इसका प्रसंग बनाइए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रचने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने भय, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति जैसे मनोविकारों को लेकर बहुत ही सुंदर निबंध लिखे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में उन्होंने भय नामक मनोविकार की बहुत ही संतुलित मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या की है। अब आप आओ व्याख्या पर। तो व्याख्या में आप लिखो, प्रस्तुत पद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि भीरुता यानी कायरपन, भीरुता त्याज्य है, निंदनीय है, लेकिन एक प्रकार की भीरुता को लेखक ने प्रशंसनीय बताया है, और वह भीरुता है धर्म भीरुता। अर्थात जो व्यक्ति धर्म के नाम से डरता है तो ये डर अच्छा है। एक बार मोदी जी ने कहा था ना, कुछ डर अच्छे होते हैं ना, तो डर भी अच्छे होते हैं, पता है। हालांकि डर व्यक्तित्व के विकास को रोकता है, डर व्यक्तित्व के विकास को रोकता है, लेकिन कुछ डर अच्छे होते हैं। बताओ कैसे? देखो व्याख्या तो कर ही रहा हूँ, मुझे बीच में कुछ समझाना भी है। तो कुछ डर अच्छे होते हैं, कैसे? अरे किसी चीज़ का भय होगा तो वो चीज़ नहीं करेंगे ना, भय नहीं होगा किसी चीज़ का तो हम तो उस श्रृंखल बन जाएंगे, मन मर्जी करेंगे। समझाई बात है? धर्म भीरुता जो है वो हमारे लिए अच्छी होती है, ताकि हम अधर्म से कतराएं, अधर्म की ओर कदम न बढ़ाएं। तो वो भीरुता अच्छी होती है, वो हमें उस श्रृंखल होने से बचाती है।
उसी को व्याख्यात करते हुए लेखक आगे लिखते हैं कि इससे भी बड़ी बात है, मैं इस बात को मानता हूँ कि अधर्म हो इससे डर कर उस काम को करना छोड़े, इसकी बजाय तो ये अच्छा है कि उस काम का करने का मन ही ना हो, ये उससे बेहतर स्थिति है। नहीं समझाई बात है? एक तो मैं चोरी इसलिए ना करूं कि कोई देखेगा तो मारेगा, और एक मैं चोरी इसलिए ना करूं कि मुझे चोरी करना अच्छा ही नहीं लगता, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है क्या? डर के मारे रुकूं या मेरे मन में उससे नफरत हो उससे मैं रुकूं, कौन सी स्थिति बढ़िया है? हाँ, मन में ना आए, इच्छा ही ना आए कि चोरी करूं, इच्छा ही ना आए, तो ये स्थिति बढ़िया है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भीरुता को प्रशंसनीय माना है, और इससे भी बेहतर स्थिति इसको माना है कि डर के कारण न सही उस कार्य से चिढ़ हो जाए, उस कार्य से नफरत हो जाए, इसीलिए उस कार्य से करने से बच जाए, ये स्थिति और भी बेहतर है। इसी बात की ओर लेखक ने यहाँ इशारा किया है। इस प्रकार से आप उसको व्याख्या में बदल सकते हैं। फिर रह गई बात विशेष की। विशेष में नंबर 1 मूल बात से आओ। भय जैसे मनोविकार को लेखक ने बहुत ही सुंदर व्याख्यात किया है ना। दूसरी ओर लिख दो मूल बात से। कुछ भीरुता प्रशंसनीय होती है, लेकिन लेखक ने तो उसको भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया, बजाय इसके कि वह गलत काम करना मन में इच्छा न हो, इसलिए उसको ना करें, ये स्थिति और ही बेहतर है, इस पर बल दिया है। अब आ जाओ भाषा से संबंधित, तो लिखो शुद्ध साहित्यिक हिंदी का प्रयोग है, तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग है, उदाहरण से अपने कथन की पुष्टि करते हैं, और वर्णनात्मक शैली है, और लाक्षणिक शब्दावली का भी प्रयोग है। भाषा प्रांजल है, प्रांजल का मतलब परिष्कृत, ठीक है ना। शैली भावपूर्ण है, विचारात्मक शैली भी है। तो ये आपकी विशेष की पंक्तियाँ हो गई, समझ आई बात है।